हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 5। जी हां, क्या सुना आपने? वीवीआई क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले कि हम 4 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका है, 4 वीवीआई क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अगर आप उस क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो 5वां वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये भी पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे हैं और मैं आपको कहा था कि पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट और फिर ऑब्जेक्टिव पे भी बात करेंगे। तो ये 5वां जो वीवीआई क्वेश्चन है ये क्या कहता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये 5वां क्वेश्चन, अरे वाह क्या बात है, काफी अच्छा सवाल है ये 5वां सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। अगर कुछ ऐसी बातें लगे जो मैं बोलूं तो उसे आप लिख लें, जो कि मैं अगर नहीं लिख पाया बोर्ड पे तो। ओके, तो क्वेश्चन कहता है डिफाइन किरचॉफ्स लॉ। डिफाइन कीजिए किरचॉफ्स लॉ क्या है। ओके, किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए किरचॉफ्स लॉ को डिफाइन कीजिए। जी हाँ, इसमें कितने सवाल है पहले हम लोग ये जानेंगे। अपना क्या तरीका है सवाल करवाने का, ये पहले समझो। अपना तरीका है पहले सवाल को समझिए, फिर उसके बाद आंसर करेंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कितना आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है डिफाइन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है पहले आप इसे बताइए, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। फिर आगे कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, और इसके लिए ड्राइव कीजिए एक्सप्रेशन फॉर अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जी हाँ बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ना, 2 तरह के होते हैं। एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है और दूसरा अनबैलेंस होता है। तो अपने को बैलेंस पढ़ना है, अनबैलेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के 2 सवाल हमारे सामने दिख रहा है। एक सवाल है किरचॉफ्स लॉ को डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा कहता है एक एक्सप्रेशन को ड्राइव कीजिए, किसके लिए? तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो पहले हम किरचॉफ्स का जो रूल है उस पर बात करते हैं, या जो उसका लॉ है हम उस पर बात करते हैं। तो किरचॉफ्स के टोटल 2 लॉ है। तो पहला लॉ पे हम लोग बात करते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लॉ या रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट रूल। किरचॉफ्स का पहला रूल कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करेंट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। जी हाँ, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करेंट एट एनी पॉइंट। अगर मैंने कहा अलजेब्रिक सम को मैंने सिग्मा से डिनोट किया, और टोटल करेंट है ना, टोटल करंट किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट होगा उसको मैंने क्या नाम दिया, आई दिया। अब उस सर्किट में उस पॉइंट पे बहुत सारे करंट हो सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। ओके, अगर हम इसको कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लेता हूं कि कोई अगर ऐसा सर्किट हमारे सामने है और ये एक जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग जंक्शन भी कहते हैं। किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो मान लिया जाए ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 है, ये I4 है, और ये I5 है, और ये I6 है। तो इस प्रकार I1 I2 ये प्लस हो जाएगा, इनकमिंग है, इस पॉइंट पे आने वाला इनकमिंग करंट। और ये और कौन इनकमिंग है बताओ, I6 है, इज इक्वल टू किसके होंगे बताओ, I3 होंगे प्लस I4 होंगे प्लस I5 होंगे। सॉरी, I5 नहीं है, I6, हाँ I6 हमारा इनकमिंग है, I5, ठीक है। तो ये टोटल इस प्रकार हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये भी डेफिनेशन अपना बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, अगर आप इसके मुताबिक जब बात करेंगे तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिखना है और आउटगोइंग करंट को माइनस में लिखना है। जैसे कि I1 इनकमिंग हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर तो +1 हो जाएगा, I2 इनकमिंग है तो +2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 माइनस में हो जाएगा, I4 जो है ये भी अपना माइनस में हो जाएगा, I5 जो है माइनस में हो जाएगा, I6 माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
अब इन सभी को प्लस माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो हम दोनों तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट, किसी एक सर्किट के अंदर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये किरचॉफ का पहला रूल था। एक्चुअली मैं सीधे सीधे बोर्ड पे बात करूंगा, फालतू इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। आपके एग्जाम में लिखना कितना है हम उसी पे फोकस करेंगे। तो इनकमिंग करंट जितने भी होंगे और आउटगोइंग करंट जितने भी होंगे, इनकमिंग को प्लस में आउटगोइंग को माइनस में लिख करके इक्वल टू 0 कर देंगे। ये किरचॉफ का पहला रूल कंप्लीट हो जाएगा। या इसके मुताबिक डेफिनेशन आपको बोलना है, द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। पहला रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, आप एग्जाम में बस इस लाइन, 2 लाइन को डेफिनेशन में लिखना और इस फार्मूला को लिख देने का। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल या सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है। हमने लॉ क्वेश्चन में लिखा है तो लॉ लिखता है। हाँ, सेकेंड लॉ कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेसिस्टेंस इन द लूप, ओके, इन द लूप इज इक्वल टू EMF। ध्यान दीजिएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट, ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक सम को हमने किससे लिखा, सिग्मा से लिखा है ना। अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब होता है इनटू किसके किसके, तो एक हमारे हैं करेंट और दूसरा हमारा क्या है, रेसिस्टेंस। ओके, तो I इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, EMF। अगर है सेल लगा हुआ है तो इसकी EMF E लिख देना है इक्वल टू, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा V इज इक्वल टू EMF। तो अब अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं ना, लिखते हैं ना, तो फिर डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होगा कि ध्यान देना, रटने का नहीं है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप इज इक्वल टू EMF, ठीक है। किसी लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वह इक्वल किसके बराबर होंगे, EMF के इक्वल होगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया। द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ सिग्मा, प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये करंट एंड रेसिस्टेंस इन द लूप, किसी लूप के अंदर, किसी क्लोज लूप के अंदर, लूप मतलब क्लोज होता है, इज इक्वल टू EMF के बराबर होगा। ओके, एक बात और बड़ी सोचने की बात है बच्चों, किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है ना, एक ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ, किरचॉफ फर्स्ट रूल इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट रूल या जंक्शन रूल। और किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज पे बेस्ड है और ये एनर्जी पर बेस्ड है। सेकेंड रूल जो है ना, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 2 डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। डिफाइन द किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए किरचॉफ्स लॉ को डिफाइन कीजिए, तो कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन शो करूँ। आइए, अगला क्या कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन आपको निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कीजिए। देखिए कितना आसान एक्सप्रेशन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको एक सर्किट बनाना है। ये लीजिए सर्किट में बना रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। ओके ओके, ये रहा सर्किट। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं क्या किया, एक सेल या बैटरी को हम जोड़ दिया और एक स्विच को भी मैं लगा दिया। स्विच है ये, ठीक है। गौर से देखिएगा, समझ में 100% आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये स्विच है, ये बैटरी है, या सेल भी आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ से करंट आपका आई जा रहा है, ये करंट A पॉइंट पे गया, फिर B पर गया, फिर C पर गया, फिर फाइनली D पर गया। गौर कीजिएगा ये करंट यहाँ से कितना चला। हाँ, इस रेसिस्टेंस का कुछ नाम रख देता हूँ, R1 रखता हूँ, R2 रखता हूँ, R3 रखता हूँ, R4 रख दिया, ठीक है। 4 रेसिस्टेंस लगा दिए है सर्किट के अंदर। ये भी गैल्वेनोमीटर है, ये भी एक रेसिस्टेंस है। यहाँ से करंट I चला, इस जगह जो करंट गया इस सर्किट में I1 बोला, तो यहाँ कितना हुआ, तो I माइनस I1। ध्यान दीजिए, यहाँ से कितने करंट चला,
I। और ये जब यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा ना तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर मान लिया जाए इसमें कुछ I1 चला गया तो इसमें कितने गए, इस R2 में कितने करंट गए, तो I माइनस I1 कर देंगे तो इसमें जाने वाले करंट आपको मिल जाएगा। फिर ये करंट जब यहाँ पहुंचा ना I1 तो इधर कुछ करंट गया जिसका नाम है IG। IG क्या है, करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट है। जब इस इधर कितने करंट गया तो इधर से चला था कितना I1, इधर कितने चले गए तो IG, तो इधर कितने बचेंगे I1 माइनस IG। I1 में से IG घटा देंगे, बाकी जो बचा वो R3 में चला गया। फिर उसके बाद गौर से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है और ये दोनों करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो करंट आपको कितने मिल जाएंगे बताओ, I माइनस I1 प्लस हाँ ठीक है IG, ठीक, मतलब I माइनस I1 और ये आने वाला IG तीनों जुड़ करके इस सर्किट में जाएगा। और ये करंट इधर से, ये करंट इधर से आया, टोटल करंट फिर पुनः D पे अगर आप देखेंगे ना तो टोटल करंट आपको I ही मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं, जोड़िए दोनों को, ऐड कीजिए तो यहाँ I से I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस IG कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ I बच जाएगा। मतलब हमने करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है सर्किट के अंदर वो बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, जब आपने डायग्राम बनाया ना तो इस डायग्राम से रिलेटेड आपको लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ दुनिया में आता है तो उसके बारे में पहले बताना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये आपने बनाया है तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए, ये क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे लेट R1, R2, R3 एंड R4 आर रेसिस्टेंस, हाँ आर रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस है कनेक्टेड एज shown in फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और ये G क्या है, कैपिटल G, ये भी एक रेसिस्टेंस है। किसका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस फॉर गैल्वेनोमीटर, ओके। गैल्वेनोमीटर के लिए करंट हमने रेसिस्टेंस फॉर गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और IG क्या है, ये है करंट, करंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाला करंट हमारा क्या है, IG है। चलिए अब देखिए, गौर कीजिएगा, हम बात करेंगे, हो गया लिखना काफ़ी है। आप लिखने के लिए और भी बोल सकते हैं, I क्या है, I1 क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारा चीज़ को भी लिख सकते हैं। इसमें R1 में, R2 में, R3 में, R4 में जाने वाले करंट है, बट उतनी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है ना उसको हम लोग लूप रूल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ गौर कीजिएगा तो दो लूप है, एक लूप का नाम है ABCA और दूसरा का नाम है BDCB। मतलब जहां से शुरू करना है ना वहीं पे खत्म करना है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, ठीक है। तो A पॉइंट से शुरू करेंगे तो घूमते घूमते फिर A तक आके छोड़ेंगे तो ये पूरे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम इस तरीके से सर्किट में घूम रहे हैं और इधर से हम ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं फॉर लूप ABCA। देखा हमने ए से शुरू किया फिर ए पे खत्म कर दिया। तो इस लूप के अंदर अगर किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को अगर देखा जाए तो क्या कहा था, सम ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो इसमें जाने वाला करंट कितना है, I1 है, R1 है, प्लस चलिए इधर से चलते, हमने यहाँ से चला फिर इधर आएंगे तो कितना है करंट बताओ, IG है और रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल G है। फिर हम यहाँ से इधर घूमेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन इधर है बट हम मेरी डायरेक्शन चलने का इधर है, तो क्या करना है, माइनस कर देना है साइन को। समझ रहे हैं बात को, जी हाँ। दिस इज R2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इस लूप के अंदर कोई सेल नहीं लगा हुआ है। अगर सेल लगा हुआ होता तो हम यहाँ पे EMF को लिखते हैं, ओके। तो अब गौर कीजिएगा, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या होता है, IG का जो करंट होता है ना, करंट इन गैल्वेनोमीटर, ये क्या है,
करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ IG है ना, बैलेंसिंग कंडीशन, हमारा सवाल ही में कर रहा है बैलेंसिंग कंडीशन, तो इसमें आने वाले करंट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो I1R1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया, माइनस I1 इंटू R2 बराबर 0। इसको उठा के उधर ले चलेंगे तो I1R1 बराबर I1 माइनस, हेयर मिस्टेक, यहाँ I है तो यहाँ I होगा, I माइनस I1 इंटू कितने हो जाएगा R2। तो अब इस प्रकार जो हमारे पास बचा I1 बट्टे I माइनस I1, गौर कीजिएगा, उठा के इसको इधर ले आया तो ये कितने हो गए, R2 बट्टे R1। ठीक है, इसको हम मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर गौर कीजिएगा, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं किसके लिए बताएं, फॉर लूप। अब इस लूप का काम हो गया, दिस इज फर्स्ट लूप, दिस इज सेकेंड लूप। मान लिया पहला लूप में हमने काम किया, नाम लिखा ABCD, या फर्स्ट लूप भी लिख सकते थे, ABCA लिखा। ठीक है, फॉर लूप 2 में देखिए, बताइए कहाँ से शुरू करूँ, तो BDCB, गौर कीजिए BDCB। ठीक है, ये हो गया। तो इस लूप के अंदर हम कहाँ से चलूँ, चलो हम ऐसे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सर। तो I1 माइनस IG करंट है और रेसिस्टेंस कितना है, R3 है, और हम आएंगे यहाँ से इधर की ओर, बट करंट किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो माइनस साइन लगा देना है। तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू रेसिस्टेंस कितना है, R4। ओके, और हम फिर इधर आएंगे, करंट इधर जा रहा है, हम इधर जाएंगे, करंट इधर आ रहा है, तो क्या होगा, IG इंटू G बराबर फिर हो गया 0। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ IG है वहाँ क्या लिखना है, बताओ IG का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। किस लिए, तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। तो I1 माइनस, ये तो 0 हो गया, तो सीधे सीधे मैं यहाँ R3 लिख देता हूँ, माइनस I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। फिर उसको उठा के उधर ले चलिए, है ना, तो क्या हो गया, I माइनस I1 इंटू R4, फिर क्या बचा, I1 बट्टे I माइनस I1 इज इक्वल टू R4 बट्टे R3। इसको इक्वेशन हम मान लिया थर्ड। अब देखिए थोड़ा सा जगह है, मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ इस जगह को, फिर आपके रिजल्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, गौर कीजिएगा, तो वी गेट, हम क्या पाते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, तो इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों के LHS को गौर कीजिए। LHS क्या है, इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएगा बताओ, तो R2 बट्टे R1 इज इक्वल टू R4 बट्टे क्या होगा, R3। यही हो गया हमारा बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए रेसिस्टेंस वैल्यू, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। ओके, गौर कीजिए, ये R1 इंटू R4, ध्यान दीजिए, R1 इंटू R4 मतलब सामने सामने वाले जो रेसिस्टेंस है ना उसका मल्टीप्लीकेशन, एंड फिर इज इक्वल टू R2 इंटू R3, सामने वाले के रेसिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, जो कि एक बैलेंस कहलाया। ठीक है, ये हमेशा इसका रेशियो या इसका रेशियो, ठीक है, ये हमेशा दोनों क्या होगा, इक्वल हुआ, इसीलिए हम इसको कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे लगता है, आई होप दैट कि आपको पूरे 100% समझ में आ गया होगा। आई थिंक कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें जो कीवर्ड है ना, 2 ही कीवर्ड है, उसको याद रखना है। पहले तो डायग्राम आपको समझ आने चाहिए, दूसरा आप इसका जो लैंग्वेज है इसके बारे में, डायग्राम में आपने क्या बनाया उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ के सेकेंड लॉ से आपको बात करना है, और 2 लूप हमारे पास दिख रहा है तो दोनों लूप में अलग अलग बात करेंगे। तो इस प्रकार हमें जो किरचॉफ का सेकेंड रूल है उस प्रकार से हमें पोटेंशियल जो मिलता जाएगा इज इक्वल टू 0, करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन का सम करना है, बट डायरेक्शन की को देखते हुए ध्यान से उससे प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। और बैलेंसिंग के लिए करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी 0 रखना है। फिर इस प्रकार हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर अगेन सिमिलरली उसी प्रकार हम दूसरे लूप में बात करेंगे और उस लूप के अंदर भी फिर हम उसी तरह से काम करेंगे, तो फिर हमें एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। बस कुछ नहीं है भाई, दोनों इक्वेशन को जब ध्यान से देखेंगे तो एक साइड बराबर दिखेगा तो दूसरी साइड को मैथमेटिक्स के मुताबिक इक्वल कर देना है, और इस प्रकार हमारा ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन था कुछ नहीं था, बड़ा आसान था। अली सर के डिक्शनरी का सबसे आसान सवाल, ठीक है ना। हाँ,
क्वेश्चन समझा, किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, दोनों को डिफाइन करना है, दोनों का फार्मूला लिखना है और फिर डेरिवेशन कर देना व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। दैट्स कंप्लीट। ओके, तो हम चाहते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये 100% समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, अली सर के चैनल से फिजिक्स का पूरी आनंद उठाते रहिए, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए भरपूर मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।